जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। मैं एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हो चुका हूं एक नए वीडियो लेकर। यह भी एक नया वीडियो जो है ना, वो एक वैकेंसी के बारे में है, जो वैकेंसी आप सभी लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं। लगभग 4-5 साल के बाद ये वैकेंसी आ रहा है और बहुत ही परफेक्ट वैकेंसी है। जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी है। साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी के साथ आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। आज मैं आपको हर एक जो इस वैकेंसी के बारे में छोटी से छोटी बात है, उन सभी बात की चर्चा हम करने वाले हैं आप लोगों के समक्ष। इसमें से एज लिमिट क्या होनी चाहिए, सिलेबस क्या है, फिजिकल क्या होना चाहिए, सैलरी कितना मिलता है, इन सभी चीजों की चर्चा मैं एक ही वीडियो में करने वाला हूं। और इसी तरह का वीडियो हम आप लोग के लिए, आप लोग जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए सिंपल वे में बताने के लिए मैं प्रतिदिन आप लोग के लिए मेहनत करता हूं, ताकि आप लोग को अधिक से अधिक सुविधा हो सके। तो अब ज्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, चलते हैं डायरेक्ट मैटर पर, जहां से हम लोग आज समझने वाले हैं ग्रुप डी के वैकेंसी के बारे में। पिछले साल कितनी वैकेंसी थी, अब कितनी वैकेंसी आने वाली है, सिलेबस कैसा था, अब क्या सिलेबस रहेगा, इन सभी चीज की चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी 2024 जो नई वैकेंसी आने वाली है। तो इस वैकेंसी के बारे में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा ये जो एग्जाम डेट होगा, फॉर्म कब से भराएगा, सिलेबस क्या रहेगी इसकी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी, मतलब 10th पास वाले भर पाएंगे नहीं या नहीं, ITI वाले ही सिर्फ भरेंगे क्या, इन सभी चीज का मैं आज डिस्कस करूंगा। क्योंकि बहुत बारी चर्चा हो चुका है कि सिर्फ ITI वाले ही ग्रुप डी को भरेंगे, लेकिन मैं उसके बारे में बताऊंगा कि ITI वाले भरेंगे या कुछ और लोग भी इसमें भर सकते हैं, सिंपल 10th पास वाले भी भर सकते हैं क्या, ठीक है, और इसकी सैलरी क्या हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से चर्चा करने वाले हैं क्या चीज के बारे में, हाँ योग्यता। देखिए इसमें एक एक करके हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली बात होगी योग्यता कितनी होनी चाहिए, योग्यता नोटिफिकेशन इसका कब आएगा, कब आया है, और एग्जाम जो होगा मतलब फॉर्म अप्लाई कब से होगा, तीसरा जो है सिलेबस क्या है, और चौथा नंबर एग्जाम पैटर्न और एग्जाम किस प्रकार से कितने देर के लिए एग्जाम होता है, ठीक है। तो अब जो है सो नेक्स्ट इसका आता है हम लोग का क्या, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं एज लिमिट। ज्यादा कंफ्यूजन करने वाला होता है एज लिमिट। एज लिमिट क्या है और इसमें क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, इन दोनों चीज के बारे में हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो एज लिमिट जो है ना वो 18 से 33 साल, 18 से 33 साल जनरल वालों के लिए, और एज रिलैक्सेशन जो होगा, एज में जो आपको छूट मिलेगा ना वह 3 साल ओबीसी वालों के लिए, यानी 18 से 33 तो रहेगा ही जनरल, इसमें से 3 वर्ष जो है वह छूट मिलेगा ओबीसी वालों को, यानी ओबीसी को टोटल हो जाएगा कितना, अगर आप 36 साल के भी हैं तो इस फॉर्म को भरने के लिए आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है SC ST वालों के लिए, ये जो है ना यह 5 साल का छूट आपको मिलेगा, यानी 18 से 33 जो है वह तो जनरल ही है, इसमें से 5 साल और प्लस कर दिया जाए तो 38 साल वाले SC और ST लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप एज के बारे में अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम क्या, एजुकेशनल जो क्राइटेरिया है ना, यानी एजुकेशन क्राइटेरिया है वो क्या होनी चाहिए। तो मैं एक बता देना चाहता हूं कि बहुत बारी चर्चाएं हो चुकी है कि 2019 में रेलवे ने बहुत बड़ी वैकेंसी निकाली थी। हम बताएं कितनी बड़ी वैकेंसी थी। बहुत बड़ी वैकेंसी निकाली थी। उस वैकेंसी में क्या किया गया था कि सिंपल 10th पास वाले, यानी 10th पास वाले ही सिर्फ जो है ना वो भी फॉर्म को डाल सकते थे। लेकिन इस बार क्या कर दिया गया है, इस बार जो है 10th के साथ ITI बहुत जरूरी कर दिया गया है। लेकिन यहां पर भी कुछ छूट मिला हुआ है 10th पास वालों के लिए। अगर आप सिंपल 10th पास भी हैं तो आप ग्रुप डी का फॉर्म डाल सकते हैं, लेकिन सभी प्रकार की पोस्ट पर आप सिर्फ 10th पास वाले नहीं डाल सकते। कुछ पोस्ट ही ऐसा है जहां पर सिंपल 10th पास वाले फॉर्म को डाल सकते हैं, और अधिकतर पोस्टों पर 10th प्लस ITI जरूरी है। तो हम बता देना चाहते हैं क्लास 10th हाई स्कूल पास इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, यानी भारत से आप किसी भी राज्य से हैं, किसी भी बोर्ड से आप 10th पास किए हैं तो, और क्या कुछ पोस्टों पर ITI सर्टिफिकेट SCBT या NCBT के तहत अगर आप ITI किए हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। और कुछ ऐसे पोस्ट हैं जहां सिंपल 10th पास वाले फॉर्म डाल सकते हैं। एक बात और यहां पर आती है, सर ये बता दीजिए कि अगर हम ITI किए हैं, यानी ITI किए हैं और 10th पास किए हैं, तब तो इस वैकेंसी को भर सकते हैं।
लेकिन अगर हम ITI करके और 8 पास है, 10th पास नहीं है, तो क्या इस फॉर्म को डाल सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक बहुत बड़ा लॉजिक है। ये जो 10th पास वाले अगर ITI किए हैं तो वो तो फॉर्म डाल ही सकते हैं। ITI करने के बाद अगर आप 8 पास भी है ना तो भी इस फॉर्म को डाल सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। दूसरी बात ये है, कुछ ऐसे पोस्ट है जहां पर आप 10th पास वाले, सिंपल 10th पास वाले ही फॉर्म को डाल सकते हैं। तो वो जो जब वैकेंसी आएगी ना तब मैं आपको क्लियर करके बता दूंगा ये जो किन किन पोस्टों पर सिंपल 10th पास वाले फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और कहां कहां पर ITI चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका एज लिमिट और एजुकेशन क्राइटेरिया। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो क्या है इस एग्जाम के लिए? हाँ, अब इस एग्जाम के लिए, ठीक है, एग्जाम प्रोसेस क्या है, यानी ग्रुप डी में एग्जाम किस प्रकार से होता है, इसका प्रोसेस क्या है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं एग्जाम प्रोसेस के बारे में। एग्जाम प्रोसेस जो है ना, सबसे पहले इसमें एग्जाम होगा वह होगा CBT। प्रथम चरण में फर्स्ट स्टेप जो है ना वह CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा इसका सिलेबस क्या है सर, ये बता दीजिए। मैं आपको ये भी बताने वाला हूं, बस आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, इस वीडियो को आप पूरा देखिए आपको मजा आ जाएगा। यानी ग्रुप डी का एक एक चीज के बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। तो प्रथम जो है ना एग्जाम प्रोसेस वह क्या है, CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो आपको सिस्टम पर बैठकर एग्जाम देना है। दूसरा, इसमें दूसरा चरण क्या होता है, दूसरा चरण होता है PT। ये हो गया आपका फिजिकल। फिजिकल क्या होगा, कैसे होगा, इनका संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। तीसरा क्या है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी DV कराना पड़ेगा। उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा और मेडिकल टेस्ट के बाद आपको फिर ज्वाइनिंग लेटर आएगा और आप ज्वाइन कर जाइएगा किसमें, इंडियन रेलवे में। इंडियन रेलवे आपका मतलब आप जो है इंडियन रेलवे का एक अधिकारी बन जाइएगा। तो इस तरह से एग्जाम का प्रोसेस है। अब मैं आपको आगे ले चलता हूं, क्या चीज CBT जो होगा, उस CBT में एग्जाम में किस ढंग का प्रश्न पूछेगा, चैप्टर को किस किस से प्रश्न पूछेगा, कितना प्रश्न किस चैप्टर से पूछेगा, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन रहेगा, उन सभी की जानकारी आपको देने वाले हैं। आज चैप्टर वाइज तो यहाँ नहीं बता पाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट आपको हम क्लियर कर देंगे कि इस सब्जेक्ट से इतना क्वेश्चन आएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो हम बताने वाले हैं पिछले साल के आधार पर कि किस प्रकार से पिछले साल का सिलेबस रहा था। सेम सिलेबस रहेगा, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होगा ग्रुप डी में। इसलिए आप जो है ना पिछले साल के ही सिलेबस के आधार पर चलिए, आपको 100% हम गारंटी लेते हैं। अगर आप मन तन धन से तैयारी कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। इसलिए आप अभी से ही इस पर जोर लगा दीजिए और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़िए। विदाउट सिलेबस आप पढ़िएगा तो कुछ होने वाला नहीं है। आप पढ़ाई करते रह जाइएगा लेकिन आप सिर्फ पक्का नहीं कर पाइएगा। आज के दौर में जो स्मार्ट क्या बोलते हैं, स्मार्ट क्लासेस करता है, ठीक है, मतलब स्मार्ट चैप्टर को पढ़ के स्मार्ट तरीके से जो पढ़ता है ना उसी का सिलेक्शन होता है। आप बताने वाले हैं फिजिकल टेस्ट इसका कैसे होता है, ठीक है। इसी साल गया था। हाँ देखो, फिजिकल टेस्ट नहीं, सिलेबस सबसे पहले सिलेबस पढ़ते हैं फिर पढ़ेंगे फिजिकल टेस्ट। तो सिलेबस क्या है यहां पर हम बताने वाले हैं, सिलेबस के बारे में। जो सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट में सबसे पहले मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स जो है ना वह 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 25 क्वेश्चन 25 मार्क का रहेगा। सेकेंड में आता है रीजनिंग। देखिए रीजनिंग का बहुत बड़ा वेटेज है इसमें, ठीक है, और रीजनिंग को ज्यादा खास नहीं रहता। मैथमेटिक्स थोड़ा हार्ड पूछता है लेकिन रीजनिंग हार्ड नहीं करता। रीजनिंग बड़ा ही जबरदस्त सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे ना, मैथ से ज्यादा नंबर इसमें उठने का प्रयास रहेगा। 30 में 30 उठा सकते हैं। बहुत लोग उठा दिए हैं। 2019 का जो वैकेंसी आया था ना, उस वैकेंसी के तहत बहुत लोगों ने रीजनिंग में गर्दा उड़ा दिया, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन रहेगा और 30 मार्क रहेगा। इसलिए आप अभी से रीजनिंग पर पूरा ध्यान दीजिए, मैथ पर पूरा ध्यान दीजिए। मैथ रीजनिंग को कवर कीजिए। जनरल साइंस और जनरल नॉलेज जो है ना वह आपका कवर अंत में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 25 मार्क का रहेगा मैथमेटिक्स, 30 मार्क का रहेगा आपका क्या, रीजनिंग रहता है। और क्या, जनरल साइंस जो है ना वह भी 25 क्वेश्चन रहता है और 25 क्वेश्चन रहता है 25 मार्क का, ठीक है। यहाँ पर साइंस जो है ना, साइंस का बहुत बड़ा वेटेज है।
साइंस से बहुत डिफरेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन तक भी मतलब 4 से 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल को डाल दिया जाता है। साथ ही साथ रासायनिक अभिक्रियाओं को डाल दिया जाता है, संतुलित करने वाला डाल दिया जाता है। यानी हर एक चैप्टर से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अधिक से अधिक क्वेश्चन आता है बायोलॉजी से, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स को भी पूरा एकदम चाड़ देता है इसमें। ठीक है, इसलिए आप साइंस को भी थोड़ा डीपली पढ़ लीजिएगा, जहां से आप 25 में से 20 प्लस अगर करते हैं ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है जनरल अवेयरनेस, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, जीके। देखो जीके जो है ना बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए आपको हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। इसमें क्या है, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक्स, यानी हर एक प्रकार का जो चैप्टर छूट गया ना वह सभी आपको पढ़ना पड़ेगा इस 20 नंबर के लिए। तो इस 20 नंबर पर थोड़ा सा अगर आप इसमें करंट अफेयर्स भी आता है तो उस पर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये बहुत लंबा जो है इसका सिलेबस हो जाता है, इसलिए अगर आप ये 3 चीजों को कंप्लीट करते हैं ना तो यहाँ से अगर आप थोड़ा कम भी ध्यान देते हैं तो आपका उधर मैनेज हो जाएगा। तो ये 20 क्वेश्चन रहता है, कितना, 20 मार्क का रहता है। टोटल क्वेश्चन 100 होता है और 100 मार्क का रहता है क्वेश्चन। इसमें क्या है, 1/3 जो है ना वह नेगेटिव मार्किंग की होती है। ये क्या करते हैं तो 1/3 भाग आपका क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग में चला जाता है। तो आप एग्जाम में वैसा ही प्रश्न को टच करें जो आपको 110% गारंटी के साथ, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ आप ये याद रहे यह क्वेश्चन सत्य होगा। ठीक है, ये रहा इसका सिलेबस। सिलेबस के बाद आते हैं हम लोग, सिलेबस के आगे आते हैं कहाँ पे, सिलेबस के आगे आते हैं हम लोग, हाँ, फिजिकल। यानी इसका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट कैसे होता है, पीईटी कैसे होता है। यानी पीईटी का अर्थ होता है फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। अब जो है सो अगर आप एग्जाम पास कर लिए, एग्जाम पास करने के बाद आपको पेट के लिए बुलाया जाएगा, फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और क्या, जो फिजिकल होता है ना, आपको फिजिकल में बड़ा ही जबरदस्त फिजिकल है। क्या सर फिजिकल कैसे होता है, तो इसमें आपको एक मजदूर वाला काम करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ग्रुप डी जो पोस्ट है ना रेलवे का, वह ग्रुप डी एक मजदूर का ही काम होता है। ठीक है, ग्रुप डी में आपको बहुत सारे पोस्ट हैं, ट्रैकमैन है, पॉइंट्स मैन है, इन सभी पोस्ट पर आपको मतलब क्या करना पड़ता है, ये काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको जो ये पेट है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है वह वेट लिफ्टिंग करना पड़ता है। यानी 35 किलो वजन उठाकर मेल कैंडिडेट को, देखो दिया गया है, वेट लिफ्टिंग विदाउट पुटिंग द वेट डाउन, यानी आपको वजन उठाकर चलना पड़ेगा। और क्या, वजन को आप जहां से उठाएं, आपका जहां तक जाना निश्चित दूरी तक, उस दूरी के बीच में आपको कहीं पर रखना नहीं होगा। अगर रख दिए तो आपका खत्म। ठीक है, जिस प्रकार से रावण को ले जाया जा रहा था लंका, रावण जो है वह शंकर भगवान को ले जा रहे थे लंका। ठीक है, शंकर भगवान ने वो मतलब नहीं कहता है, प्रतिज्ञा कर लिए थे कि आप हमें चाहिए रखिएगा, वहीं रह जाएंगे। बस उसी प्रकार से इसमें फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में अगर आप वजन जो उठाए हैं उस वजन को उठाने के बाद अगर बीच में नहीं रख दिए तो वहीं से आपका क्या होगा, सिलेक्शन हट जाए। तो फिजिकल इफिशिएंसी में क्या किया जाता है, वेट लिफ्टिंग किया जाता है। कितना वेट लिफ्टिंग किया जाता है, मेल के लिए सबसे पहले मेल, पुरुष के लिए लिफ्ट एंड कैरी 35 kg ऑफ वेट फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स इन 2 मिनट। यानी मेल कैंडिडेट के लिए 35 किलो वजन आपको उठाना पड़ेगा। 35 किलो वजन जो रहेगा ना, इस सेंट रहेगा। सेंट मैंने होता है क्या, बालू। आपको बालू उठाकर चलना पड़ेगा और आपको जहां से उठाए एक निश्चित दूरी दिया जाता है, 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में तय करना है। ये बड़ा आसान है लेकिन हार्ड कुछ नहीं है। 35 किलो वजन को छोड़े जा रहा है। आप चाहेंगे तो 10 दिन अगर प्रैक्टिस करेंगे ना तो आराम से 35 किलो वजन उठाकर क्या करेंगे, दौड़ जाएंगे, चल जाएंगे। और क्या, जाकर आप क्या करेंगे, मतलब ये 35 किलो वजन उठाकर 100 मीटर की दूरी तय करना है, 2 मिनट में तय करना है। ठीक है, उसके बाद फीमेल के लिए कितना है, फीमेल के लिए आपको जो दिया है वह लिफ्ट एंड कैरी 20 किलो वेट फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 2 मिनट। महिलाओं के लिए वेट लिफ्टिंग में कुछ छूट दिया गया है। महिला 20 kg वजन उठाकर और एक निश्चित दूरी, वही 100 मीटर की दूरी, यहाँ वेट को कम कर दिया गया। पुरुषों के लिए 35 kg, महिलाओं के लिए 20 kg। 100 मीटर दूरी सेम है और टाइम भी सेम दिया गया, कितना, 2 मिनट। 2 मिनट में आपको क्रॉस कर जाना। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्या चीज, इसका आता है नेक्स्ट रनिंग। तो रनिंग कैसे होता है, थोड़ा रनिंग के बारे में चर्चा करते हैं। रनिंग 1 किलोमीटर। देखिए रनिंग जो है ना, ये दोनों के लिए, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, दोनों के लिए 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर इसमें भी और 1 किलोमीटर यहाँ पर भी। इन दोनों के लिए 1 किलोमीटर की दूरी तय करना होता है। समय जो है ना वह थोड़ा डिस्टेंस दिया जाता है। पुरुषों के लिए 4 मिनट 15 सेकेंड, यानी 4 मिनट 15 सेकेंड में आपको 1 किलोमीटर की दौड़ लगानी है।
और दूसरा जो फीमेल कैंडिडेट है ना उसको 5 मिनट और 40 सेकंड में 1 किलोमीटर की दौड़ लगानी होती है। खैर ये सब जो फिजिकल है ना बड़ा आसान हो जाता है, आप रिहर्सल कीजिएगा तो आराम से निकाल लीजिएगा। लेकिन मेन चीज क्या है, सबसे बड़ी चीज है आप एग्जाम निकालिए। एग्जाम थोड़ा सा टफ होता है, ग्रुप डी अभी कहा जाता है, लेकिन सत्य बात अगर हम बता दें, अगर आप ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो ग्रुप डी नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए क्या चीज, अगर आप ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं तो एनटीपीसी के लेवल का तैयारी कीजिए, तब जाकर आप क्या कीजिएगा, ग्रुप डी को निकाल पाइएगा। क्योंकि इतना ज्यादा जो है ना ग्रुप डी में कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करते हैं ना कि जो कंपटीशन होता है ना बहुत ज्यादा हाई लेवल चला जाता है। हम लोग जानते हैं ना 1 लाख वैकेंसी था और लगभग 1.25 करोड़ लोग फॉर्म डाला। समझ लो भारत में बेरोजगारी कितनी है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। तो उसी प्रकार से हम कह सकते हैं, अगर आप ग्रुप डी का वैकेंसी का तैयारी करना चाहते हैं तो ग्रुप डी का तैयारी मत कीजिए, नहीं तो आज लिख के हम दे देते हैं कि ग्रुप डी का तैयारी करने वाले लोग सिर्फ ग्रुप डी पर अगर लगे हैं तो वो कभी नहीं निकाल पाएंगे। उसको एनटीपीसी लेवल, जेई लेवल का तैयारी करना होगा, तब जाकर ये जो वैकेंसी है ना वो क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इसके आगे प्रोसेस क्या है उसको हम बताने वाले हैं। अगला प्रोसेस क्या है, हाँ नोटिफिकेशन। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बड़ा फैक्टर बात करने वाला है। इसका जो नोटिफिकेशन आने वाला है ना, मतलब ये जो क्या बोलते हैं ग्रुप डी का नोटिफिकेशन जो आने वाला है अक्टूबर 2024 में इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। साथ ही साथ उस समय नोटिफिकेशन के साथ साथ, नोटिफिकेशन तो अभी आ चुका है लेकिन इसका जो अप्लाई डेट वगैरह है ना वह 2024 अक्टूबर में इसका फॉर्म अप्लाई चालू हो जाएगा। ये जो है ना सूचना मिली है और सूचना मतलब नोटिफिकेशन में कह दिया गया है, तो आप अभी से ही इसकी तैयारी करना प्रारंभ कर दें। ठीक है, सैलरी देखो, सैलरी तो हम बताए थे पहले कि इसमें सैलरी 18,000 प्लस से लेकर 35,000 तक सैलरी इसमें दिया जाता है। बहुत अच्छा जॉब है, थोड़ा मजदूरी वाला काम करना पड़ता है लेकिन जॉब बहुत अच्छा है। ग्रुप डी का आसान जॉब है, थोड़ा वर्क करना पड़ता है लेकिन आसान जॉब होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला प्रोसेस क्या है, ध्यान दीजिए। हाँ देखिए, पर साल जो आया था ना, क्या ये हाँ पिछले बार जो पोस्ट था, पिछले बार जो पोस्ट था, इस पोस्ट की चर्चा हम करते हैं। पिछले बार पोस्ट जो था ना, यह टोटल मिलाकर 1,03,769 पोस्ट था। ये टोटल पोस्ट था। इनमें सबसे अधिक जो पोस्ट था ना वो ट्रैक मेंटेनेंस का था। ट्रैक मेंटेनेंस मतलब होता है जो पटरी होता है ना, उस पटरी को मेंटेन करने वाले ज्यादा से ज्यादा मजदूरों का इसमें क्या किया गया था, वैकेंसी निकाला गया था। लगभग 40,000 से प्लस पोस्ट था सिर्फ ट्रैक मेंटेनेंस का। तो उसी प्रकार से जोन है इंडियन रेलवे में और 16 जोन में वैकेंसी निकलता है। कुल मिलाकर पिछले जो वैकेंसी था 2019 वाला उसमें 1,03,769 पोस्ट था, लेकिन अब जो 2024 में आने वाला वैकेंसी है इसमें से 20,000 प्लस पोस्ट लगेगा। ठीक है, 20,000 प्लस पोस्ट आने की संभावना है। आप इसकी तैयारी अभी से ही लग जाइए। आने वाले समय में एक पोस्ट आप क्लियर करना चाहते हैं तो अभी से ही तैयारी कीजिए। हमने बताया कि ग्रुप डी लेवल का तैयारी मत कीजिएगा क्योंकि वैकेंसी में जो है ना कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। और क्या ये जो इस प्रकार का नए नई वैकेंसी के लिए अगर आप मतलब चाहते हैं कि हमें सूचना मिलते रहे तो आप इस चैनल के साथ जुड़िए और मैं आपको हर एक नए वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं। अगले वीडियो में आपको मैं एसएससी सीजीएल के बारे में बताने वाला हूं, जिसका फॉर्म अप्लाई तो हो चुका है लेकिन उसका तैयारी कैसे करना है, इन सब चीजों के बारे में मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।